बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, रेडिएंट सेकेंडरी स्कूल के तवज्जुह से वीडियो लेक्चर्स का जो सिलसिला जारी है, उसी सिलसिले में मैं आज वीडियो लेक्चर नंबर 23 का आगाज़ करूँगी, जिसमें हम तफ़हीम इबारात पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का पेज नंबर 117 खोल लीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तफ़हीम इबारात क्या हैं और उनका समझना या पढ़ना या निसाब में शामिल होना क्यों ज़रूरी है। आपने कोई कहानी तो सुनी होगी, किस्से भी पढ़े होंगे। सुनी हुई कहानी सुनाइए और पढ़े हुए किस्से लिखिए, तो मालूम होगा कि आपकी ज़ुबान, आपका बयान वही नहीं होगा जो आपने पढ़ा या सुना था। मतलब आपने जो कहानी या किस्सा सुना, पढ़ा, फिर उसको बयान किया, लिखा, तहरीर किया, तो उसमें जो है तब्दीली आ जाती है। इसकी वजह क्या है कि आपने वाक़या सुनकर इसकी तरतीब और बात की हकीकत समझी। आप अपनी समझ, काबिलियत, अपनी ज़ुबानदानी और अल्फाज की याददाश्त से काम लेकर वही बात अपने लफ्ज़ों में अदा कर रहे हैं। तो बच्चों, इसको फ़हमे इबारत कहते हैं। लिखी हुई इबारत का मज़मून हो या कहानी हो, अफसाना हो या इल्मी मुकाला, उसी नज़र से पढ़ना चाहिए कि उसे समझेंगे और इसके मतलब को अपने लफ्ज़ों में समझाएंगे। इस अमल से क्या फ़ायदा होगा कि ज़हानत बढ़ती और लिखना आ जाता है। दूसरे की बात समझकर उससे अच्छे तरीके से मज़ीद अच्छे अंदाज में समझाना काबिलियत का काम है। आपको ये मश्क करनी चाहिए बच्चों, ताकि क्यों ज़रूरी है ये मश्क, ताकि इल्मी का लियाकत में इजाफ़ा हो और अदब समझने की खुदादाद सलाहियत आप में मज़ीद बढ़ सके। लोग आपकी काबिलियत से वाकिफ़ हों और आप अच्छे अंदाज में जवाब लिखकर अपने मुम्तहिन को भी मुतमईन कर सकते हैं। स्टूडेंट, तफ़हीमी इबारत में ये बताया गया है कि जे पॉल, जो कि पंजाब का हाकिम था, उसके ज़माने में पंजाब का रकबा गज़नी शहर तक फैला हुआ था। जंग के ज़माने में जब मुसलमानों ने पेशकदमी शुरू की तो जे पॉल ने गज़नी शहर पर हमला कर दिया और पेशावर से काबुल तक जगह जगह अपनी फ़ौज फैला दी। जबकि दूसरी जानिब सुबुक्तगीन, जो कि गज़नी का हाकिम था, वो भी अपनी फ़ौज के साथ आगे बढ़ा। बच्चों, ये बातों आप जानते हैं कि जब जब मुसलमान राह हक़ पर होते हैं तो उनके साथ अल्लाह की नुसरत व ताईद हमेशा से रही है। इस मौका पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि बर्फ़बारी का मौसम ना होने के बावजूद खूब गोले बरसे, बर्फ़बारी हुई, मगर इस मौसम का गज़नी के मुसलमानों पर कतन असर ना हुआ। क्यों असर ना हुआ? क्योंकि वो पहाड़ी लोग थे और मौसम की शिद्दत को सहने के आदी थे। मगर हिंदुस्तानी बेचारे यानी जे पॉल की जो फ़ौज थी, वो बर्फ़बारी और शदीद सर्दी को बर्दाश्त ना कर सके और काफ़ी फ़ौजी हलाक हो गए और यूँ इन दोनों फ़ौजों के दरमियान जंग ना हो सकी। स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इस तफ़हीमी इबारत के क्वेश्चंस की जानिब। सवाल नंबर 1 देखिए, पंजाब की हदूद गज़नी तक फैली हुई थी किस ज़माने में? बच्चों, जे पॉल के ज़माने में पंजाब की हदूद अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी तक फैली हुई थी। सवाल नंबर 2 देखिए, जे पॉल कौन था? बच्चों, जे पॉल कौन था? जी बिल्कुल सही, पंजाब का हाकिम था। सवाल का दूसरा हिस्सा देखिए और कि सुबुक्तगीन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि सुबुक्तगीन गज़नी का बादशाह था और मशहूर मुसलमान जंगजू महमूद गज़नी का बाप था। सवाल नंबर 3 देखिए, वो लोग तो बर्फ़ के आदी थे, बर्फ़ के कीड़े थे। कौन बर्फ़ में रहने के आदी थे? बच्चों, सुबुक्तगीन के जो सिपाही थे वो अफ़गानिस्तान में रहते थे, अफ़गानी थे और पहाड़ों पर रहने वाले थे। तो ये लोग बर्फ़ में रहने के आदी थे, इस वजह से मौसम की शिद्दत को बआसानी सह गए। सवाल नंबर 4 देखिए, वहाँ रज़ाई का गुजारा क्यों नहीं था? बच्चों, इसका जवाब है हिंदुस्तानी यानी जे पॉल जो राजा था पंजाब का, उसके लश्करी सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त ना कर सके और सर्दियों में भी लिहाफ ओढ़ते थे और मुल्गान शहर में, जहाँ पर उन्होंने पड़ाव डाला हुआ था, वहाँ पर बर्फ़ के गोले गिर रहे थे। वहाँ खूब सर्दी थी, इसलिए रज़ाई का गुजारा नहीं था। सवाल नंबर 5 देखिए, जे पॉल और सुबुक्तगीन में जंग क्यों न हुई? बच्चों, ये इसका जवाब यूँ बनता है कि हिंदुस्तानी शदीद मौसम की
को बर्दाश्त न कर सके, यानी शदीद और बर्फबारी की वजह से हिंदुस्तानी लश्कर के काफ़ी फ़ौजी हलाक हो गए थे। इसलिए सुबुक्तगीन और जयपौल की फ़ौजों के दरमियान जंग ना हो सकी। बच्चों यहाँ पर एक एडिशनल आपको क्वेश्चन दिया गया है, बनाकर आपके फोल्डर्स में भी मौजूद है कि इस इबारत का उन्वान तहरीर करें, जो कि आपकी बुक में नहीं है और बोर्ड के पेपर्स में ये सवाल अक्सर आ जाया करता है। इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर रखने के लिए ये क्वेश्चन शामिल किया गया है। बच्चों इस इबारत का उन्वान है गज़नी लश्कर के लिए खुदाई नुसरत। स्टूडेंट तफ़हीमी इबारत नंबर 6 देखिए, जो कि आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 120 पर मौजूद है। बच्चों इस तफ़हीमी इबारत में बताया गया है कि जिस तरह हम इंसानों के मुख्तलिफ़ ख़ानदान होते हैं, बिल्कुल इसी तरह माहिरीन ने ज़ुबानों को मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की बुनियाद पर तकसीम किया है। इनमें 2 बड़े और मशहूर ख़ानदान हैं, नंबर 1 सामी और नंबर 2 आरियाई। बच्चों सामी ख़ानदान में अरबी और इब्रानी ज़ुबानें शामिल हैं, जबकि आरियाई ख़ानदान में न सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानें शामिल हैं, बल्कि यूनानी, इतालवी, जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानें भी इस ख़ानदान में शामिल हैं। और बच्चों आरियाई ख़ानदान ज़ुबानों का सबसे बड़ा ख़ानदान है और इस ज़ुबान के आरियाई ख़ानदान की शुआएँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, इंग्लिस्तान और यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक तक फैली हुई हैं। अब इसके क्वेश्चन देखिए। सवाल नंबर 1 है ज़ुबानों के 2 मशहूर ख़ानदान कौन कौन से हैं? तो बच्चों कौन कौन से 2 ख़ानदान हैं? जी, आरियाई और दूसरा है सामी। सवाल नंबर 2 देखिए, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों के किस ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखती हैं? बच्चों अरबी का ताल्लुक़ सामी ख़ानदान से है, जबकि अंग्रेज़ी आरियाई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। सवाल नंबर 3 देखें, आरियाई ख़ानदान की ज़बानों के नाम लिखिए। तो बच्चों उर्दू, हिंदी, पंजाबी, जैसा कि हमने पढ़ा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बोली जाने ज़ुबानें, और उसके बाद यूनानी, इतालवी, जर्मन, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानें शामिल हैं। सवाल नंबर 4 है दुनिया के कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पर आरियाई ख़ानदान की ज़ुबानें बोली जाती हैं? तो बच्चों पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यूनान, इटली, जर्मनी, फ़्रांस और बरतानिया वगैरह में ये ज़ुबानें बोली जाती हैं जिनका ताल्लुक़ आरियाई ख़ानदान से है। सवाल नंबर 5 है हमारी कौमी ज़ुबान यानी उर्दू का किस ख़ानदान से ताल्लुक़ है? तो बच्चों उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ आरियाई ख़ानदान से है। अब सवाल नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है जो कि एडिशनल है कि इस इबारत का उन्वान लिखिए। बच्चों जैसा कि हमने इस इबारत को पढ़ा समझा, तो इसमें ज़ुबानों का ज़िक्र किया गया है और ज़ुबानों के ख़ानदानों का ज़िक्र किया गया है। तो यूँ इसका उन्वान बनेगा ज़ुबानें और उनके ख़ानदान। स्टूडेंट्स आप देखते हैं तफ़हीमी इबारत नंबर 7 जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 120 और 121 पर मौजूद है। बच्चों इस इबारत में उर्दू अदब की बुलंद पाया शख्सियत, बेमिसाल शायर और अदीब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली का उनके ज़माने के बाकी अदीबों और शोरा से मवाजना किया गया है। बच्चों ये बात तो आप खूब ही जानते हैं कि एक ही ज़माने से ताल्लुक़ रखने वाले और हम पेशा लोगों के दरमियान रकाबत, हसद, जिसे आप जेलसी भी कहते हैं, एक पुरानी आदत है। यानी प्रोफेशनल जेलसी हर ज़माने में और हर शोबे ज़िंदगी में पाई जाती है। लेकिन बच्चों मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इस ऐप से मुबर्रा थे, यानी उनमें ये बुरी आदत बिल्कुल ना पाई जाती थी। उर्दू अदब के नकाद और तमसीली मज़मून निगार मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बहुत सी शख्सियात की तहरीरों पर तनकीद की और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली जैसी एक बुलंद पाया शख्सियत की किताबों पर भी बहुत उम्दा तबसरे किए। उन्होंने तबसरा निगारी की और काबिल तारीफ़ चीज़ों पर उन्हें खूब दाद भी दी। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद जैसी बड़ी शख्सियत भी हाली के मुतलिक कुछ न कह और लिख सके। बच्चों अंग्रेज़ों के ज़माने में जब अंग्रेज़ बरसगीर पर काबिज़ थे, उस ज़माने में लाहौर में बरतानवी हुकूमत के हदायत पर उर्दू मुशायरों का आगाज़ किया जाता था।
اردو مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا تھا، یعنی اردو مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ ان مشاعروں میں حالی اور آزاد نے خوب طبع آزمائی کی، یعنی خوب اپنی شاعری کا لوہا منوایا۔ مولانا الطاف حسین حالی کی کچھ نظمیں اسی زمانے کی ہیں، جن میں برکھا رت، حب وطن، نشاط اور امید شامل ہیں۔ بچوں، آزاد اپنے رنگ میں بے مثل نثار ہے، یعنی مولانا الطاف حسین حالی، اور یہاں پر محمد حسین آزاد کا موازنہ کیا گیا ہے کہ آزاد اپنے رنگ میں بے مثال نثار ہے۔ بچوں، یعنی یہاں پر بتایا گیا ہے کہ محمد حسین آزاد نثر نگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، مگر شعر کے کوچے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا، یعنی جو شہرت ان کو بحیثیت نثر نگار ملی وہ شاعری میں انہیں نہ مل سکی۔ لیکن مولانا الطاف حسین حالی شاعری میں اور جدید اردو شاعری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور انہوں نے تحریک علی گڑھ سے متاثر ہو کر ہی جدید اردو شاعری کی بنیاد ڈالی۔ بچوں، اب بڑھتے ہیں اس عبارت کے سوالات کی جانب۔ سوال نمبر 1 ہے، اس عبارت کا مناسب عنوان لکھیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا بچوں، اس میں مولانا الطاف حسین حالی کی بات کی گئی ہے اور ان کے ہم عصر ادبا کے ساتھ ان کا موازنہ کیا گیا ہے، تو اس کا موضوع یوں بنے گا، مولانا حالی اور ہم عصر ادبا، اور ذکر حالی بھی اس کا موضوع بن سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، داد دینا کے معنی لکھیے۔ بچوں، داد دینا کسی خوبی کی تعریف کرنا یا کسی کے فن کو سراہنا داد دینا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، تبصرہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز یا کام کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرنا تبصرہ نگاری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اس عبارت میں مولانا سے مراد کون ہے؟ بچوں، اس عبارت میں مولانا سے مراد مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، مولانا کس عیب سے بری تھے؟ جیسے کہ بچوں ہم نے پڑھا کہ ان میں جیلسی، حسد، رقابت نہیں پائی جاتی تھی۔ بالکل اس کا جواب اب یوں بنے گا کہ دوسرے ادبا کی طرح ہم عصروں اور ہم چشموں سے ادبی رقابت یا حسد رکھنا مولانا حالی کے مزاج میں بالکل شامل نہ تھا، اور وہ اس عادت بد سے بری تھے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، جدید رنگ کے مشاعروں میں کس قسم کی نظمیں پڑھی جاتی تھیں؟ اس کا جواب ہے، لاہور میں کرنل ہالرائٹ کی زیر صدارت جو جدید رنگ کے مشاعرے ہوا کرتے تھے، ان میں جدید اور سادہ طرز کی اردو نظمیں پڑھی جاتی تھیں۔ سوال نمبر 7 ہے، نثار کے معنی بتائیے۔ تو بچوں، نثار جو ہے وہ نثر لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، مگر شعر کے کوچے میں ان کا قدم نہیں اٹھتا، اس کا مفہوم بیان کریے۔ بچوں، اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ وہ شعر لکھنے سے عاجز تھے۔ یہاں مولانا الطاف حسین حالی کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ مولانا آزاد نثر بہت ہی اچھی لکھتے تھے، شاعری کرتے تو تھے لیکن مولانا حالی کی طرح اچھی اشعار لکھنے سے قاصر تھے، یہ ان کے بس کی بات نہ تھی۔ تفہیمی عبارت نمبر 8 دیکھتے ہیں، جو کہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 121 پر موجود ہے۔ بچوں، اس عبارت میں اسلام کے تصور قومیت کی بنیاد بتائی گئی ہے کہ اسلام قوم کی بنیاد کن اصولوں پر استوار کرتا ہے۔ بچوں، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اسلام رنگ، نسل، علاقے کی تمیز نہیں رکھتا، بلکہ اسلام قومیت کی بنیاد ایک کلمہ اور ایک نظریے پر رکھتا ہے۔ اسلام کسی سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم کس علاقے کے رہنے والے ہو، کون سی زبان بولتے ہو، کہاں پیدا ہوئے ہو، اور رنگ میں بھی فرق نہیں رکھتا، یعنی گورے اور کالے میں قطعاً امتیاز نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ایک بنیاد پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ بچوں، اس میں بتایا گیا ہے کہ جس کسی نے اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، وہ ایک رشتے میں بندھ گیا جس سے اچھا اور پیارا رشتہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب اس سے متعلق سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی؟ اسلام نے لفظ قوم کو اتنی وسعت دی کہ اسے کسی نسل یا علاقے سے نہیں جوڑا، بلکہ اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت ایک نیا روحانی اور قومی رشتہ قائم کر دیا۔
यानी अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को मानने वाले सब मुसलमान एक कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल नंबर 2 है, क्या इस्लाम में नस्ल और इलाके का इम्तियाज़ जायज़ है? बिल्कुल नहीं, इस्लाम में नस्ल और इलाके का इम्तियाज़ जायज़ नहीं है। उम्मत मुस्लिमा इन चीज़ों से बालातर है। सवाल नंबर 3 है, इस्लाम में तुर्की के मुसलमान, चीन के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान के दरमियान इम्तियाज़ कायम होगा? तो इसका बच्चों जवाब बनता है नहीं। इस्लाम में तुर्की, चीन और पाकिस्तान के मुसलमानों के दरमियान कोई इम्तियाज़ या फ़र्क नहीं होगा। वो सब एक ही इस्लामी रिश्ते में बंधे होंगे। सवाल नंबर 4 है, क्या गोरे मुसलमान को काले मुसलमान पर कोई फ़ौक़ियत हासिल है? तो इसका जवाब है जी नहीं। इस्लाम ज़ात पात और रंग नस्ल को बिल्कुल अहमियत नहीं देता। किसी गोरे मुसलमान को काले मुसलमान पर और काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत या बरतरी नहीं दी गई। अलबत्ता तक़वा की बुनियाद पर बरतरी कोई हासिल कर सकता है। सवाल नंबर 5 बच्चों यहाँ पर बनता है कि इस इबारत का उन्वान तहरीर करें। बच्चों जैसे कि हमने इस इबारत में पढ़ा कि इस्लाम में कौमियत का तस्वुर बताया गया है कि कौमियत की बुनियाद के नस्लों पर इस्तवार होती है, तो इसका उन्वान बनेगा इस्लाम का तस्वुर। वीडियो लेक्चर नंबर 23 के हिस्सा अव्वल में हमने 4 तफ़हीमी इबारात पढ़ी समझी। अब मैं वीडियो लेक्चर नंबर 23 के हिस्से दवम का आगाज़ करूँगी और इसमें बच्चों हम बकिया 4 तफ़हीमी इबारात पढ़ेंगे। तफ़हीमी इबारत नंबर 9 देखिए, जो कि आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 121 पर मौजूद है। बच्चों इस तफ़हीमी इबारत में सुबह के वक्त साले समंदर पर सूरज के तुलू होने और समंदर की मंजरकशी की गई है कि सुबह सवेरे जब मुकम्मल खामोशी और सुकून होता है तो समंदर का मंजर दीदनी होता है और ये आंखों को राहत बख्शता है। अगर तख्ता स्याह पर खड़े होकर समंदर को देखें तो लहरों का एक लामतनाही सिलसिला साहिल की जानिब बढ़ता नज़र आता है, जो हवा के नरम नरम पुरकैफ झोंकों के ज़ेरे असर एक दायरा सर्कल बनाता चला जाता है और ऐसे लगता है कि लहरें एक दूसरे के पीछे भाग रही हैं। और ये उछलती मचलती लहरों का सफ़ेद झाग जब बनता है तो इस पर सूरज की किरणें पड़ने से कोसे गुजार यानी धनक के सारे रंग समंदर के शफाफ पानी में चांदी की तरह चमकते हुए मालूम होते हैं और आसमान पर जो कि कोसों दूर है उस पर सुनहरी रुपहली फर्श बिछा हुआ नज़र आता है, यानी सूरज की शुआएं चांदी की तरह शफाफ पानी पर चमकता एक फर्श मालूम होती हैं, गोया सूरज का खैर मकदम किया जा रहा हो। अब बढ़ते हैं इनके इस तफ़हीमी इबारत के मशकी सवालात की जानिब। तो सवाल नंबर 1 है, सुकून के वक्त समंदर का नज़ारा कैसा होता है? तो बच्चों सुकून के वक्त समंदर का दीदार आँखों को फरहत बख्शने वाला होता है और ये मंज़र आँखों को बहुत अच्छा भला महसूस होता है। सवाल नंबर 2 है, तख्ता जहाज़ से समंदर कैसा नज़र आता है? जवाब, तख्ता जहाज़ से देखें तो लहरों का एक लातादाद सिलसिला नज़र आता है जो हवा के नरम झोंकों के असर से एक दूसरे के पीछे हल्के बनाता चला जाता है। यूँ लगता है जैसे लहरें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही हैं। सवाल नंबर 3 है, सुबह के वक्त समंदर का मंजर कैसा होता है? इसका जवाब बच्चों कुछ यूँ है कि सुबह के वक्त सूरज की किरणें जब उछलती हुई लहरों के झाग पर पड़ती हैं तो कोसे कुज़ाक के सारे रंग शफाफ पानी के तख्तों पर चमक उठते हैं जो निगाहों को बहुत भले महसूस होते हैं। सवाल नंबर 4, दूर उफ़क़ के करीब क्या नज़र आता है? इसका जवाब कुछ यूँ बनता है, सुबह के वक्त सूरज की किरणों की वजह से उफ़क़ के करीब सुनहरी रुपहली फर्श बिछा हुआ होता है। यूँ लगता है जैसे सूरज निकलने का इस्तकबाल किया जा रहा हो। सवाल नंबर 5 है, इस इबारत का उन्वान तहरीर करें। तो बच्चों जैसा कि हमने इस तफ़हीमी इबारत के शुरू में ही पढ़ा कि सुबह के वक्त की बात की जा रही है और समंदर के मंज़र के बारे में बताया जा रहा है, तो यूँ इसका उन्वान बनेगा सुबह के वक्त समंदर का मंज़र। स्टूडेंट्स तफ़हीमी इबारत नंबर 10 है जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 122 पर मौजूद है।
बच्चों इसमें किताबों के इंतखाब का ज़िक्र किया गया है कि मुताले के लिए किताबों का इंतखाब एक बहुत बड़ा मसला है। आम इंसान को ये समझ नहीं आता कि उन्हें किस किस्म की किताब पढ़नी चाहिए और किन किताबों के मुताले से हमारे अखलाक मुतासिर हो सके हैं। इसी मसले को इस इबारत में बयान किया गया है कि इंतखाब कुतुब यानी किताबों का इंतखाब करना एक बहुत बड़ा मसला है। बच्चों जिस तरह दोस्तों के इंतखाब में उनकी सिलेक्शन में एहतियात और गौर व फिक्र ज़रूरी होती है, बिल्कुल इसी तरह किताबों का इंतखाब करते वक्त भी उसी एहतियात और गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक अच्छे अदात इखलाक और कैरेक्टर का मालिक इंसान अपने दोस्त को अच्छाई की तलकीन करता है और बुराई से उसे बचा लेता है, जबकि एक बुरा दोस्त और बुरी आदत की वजह से अपने दूसरे दोस्त को भी तबाह कर सकता है, उससे भी बुराई की जानिब ले जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह अच्छी किताबें हमारे दिलो दिमाग और हमारे अखलाक व आदात पर अच्छा असर डालती हैं और अखलाक को तबाह और ख़राब कर देने वाली और फजूल किताबें हमारे मिजाज को बुराई की तरफ मतवज्जो कर देती हैं, माइल कर देती हैं। इसी तरह बुरी किताबों का मुताला पढ़ने वाले यानी बुरी किताबों का मुताला करने वाले भी उनकी इखलाक पर बुरा असर ये किताबें डालती हैं और इखलाकी मौत का बायस बनता है। कौन? बुरी किताबों का मुताला। अब यहाँ पर आगे बताया गया है कि स्टूडेंट्स को किस किस्म की किताबें पढ़नी चाहिए। मशहूर ज़माना की सवाने उम्रियाँ यानी अपने ज़माने के हीरोज़, जिसे कहते हैं हम हीरोज़ की सवाने उम्रियाँ पढ़ी जाएँ, सफ़रनामे पढ़े जाएँ, तारीख़ी और मज़हबी कुतुब का मुताला किया जाए और जदीद मालूमात पर मबनी किताबों का मुताला न सिर्फ इंसान के लिए बल्कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। तो बच्चों इस किताबों के मुताले से फ़ायदा क्या होता है? इन इखलाकी किताबों के मुताले से हमारे इखलाक बुलंद होते हैं। अब बढ़ते हैं इसके सवालात की जानिब। सवाल नंबर 1 है, किताबों के इंतखाब में किस किस्म की ज़रूरत होती है? बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा कि किताबों के इंतखाब में और दोस्तों के इंतखाब में एक एहतियात और गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है। इसका जवाब कुछ यूँ बनता है कि जिस तरह दोस्तों के इंतखाब के लिए एहतियात और गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह अच्छी किताबों का इंतखाब भी अहम मसला है जो एहतियात और गौर व फिक्र का तालिब है। सवाल नंबर 2 है, बुरा दोस्त क्या नुकसान पहुँचाता है? इसका जवाब यूँ है, अगर गलती से किसी बुरे दोस्त का इंतखाब हो जाए तो वो अपनी बदकिरदारी से दूसरे दोस्तों की भी तबाही और बर्बादी का समा पैदा कर सकता है। सवाल नंबर 3 है, ख़राब किताबें पढ़ने से क्या नुकसान होता है? बच्चों एक बुरे और गलत दोस्त की तरह ख़राब और बेहुदा किताबें भी इंसान को तबाह बर्बाद करती हैं। ऐसी किताबें तबीयत को बुराई की तरफ माइल करती हैं और पढ़ने वाले की इखलाकी मौत का बायस बनती हैं। सवाल नंबर 4 है, तालिबे इल्म के लिए कौन सी किताबें मुफीद है? जैसा कि हमने इस तफहीमी इबारत में पढ़ा कि एक तालिबे इल्म के लिए मशहूर ज़माना यानी वक्त की मशहूर शख्सियात की सवाने उम्रियाँ, सफ़रनामे, तारीख़ी, मज़हबी कुतुब और जदीद मालूमात पर लिखी गई किताबों का मुताला बहुत मुफीद और करामत होता है। सवाल नंबर 5 है, इस इबारत का उन्वान लिखें। बच्चों इस इबारत का उन्वान बनता है इंतखाब कुतुब या किताबों के इंतखाब में गौर व फिक्र। अब बढ़ते हैं तफहीमी इबारत नंबर 13 की जानिब, जो कि आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 123 पर मौजूद है। बच्चों इसमें कायदे आज़म की बात की जा रही है और उनके शख्सियत किन खूबियों का मरक्का थी उसकी बात की जा रही है और फिर उनके सियासी रवैये और एक बड़े सियासी कारनामे की यहाँ पर बात की गई है। तो बढ़ते हैं इस इबारत की जानिब। कायदे आज़म की शख्सियत में ईमानदारी, बुलंद हौसलगी, मुस्तकिल मिजाजी और बहादुरी जैसी खूबियाँ पाई जाती थी। वो लालच और हवस जैसी बुराइयों से पाक थे। वो कभी भी किसी जज या साथी वकील से अपनी शान के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ सुनना पसंद ना करते थे। बुरे से बुरे हालात में भी वो घबराते ना थे और ना ही कभी किसी को धोखा दिया और उनकी सियासत साफ़ सुथरी और पाकीज़ा थी।
بچوں وہ جس بات کو حق سمجھتے تھے یعنی صحیح سمجھتے تھے اس کے بارے میں کبھی سمجھوتا نہ کرتے تھے اور مصلحت کوشی ان میں پائی ہی نہ جاتی تھی۔ آگے ان کی ایک اور صفت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے خوش پوشی۔ خوش پوشی بچوں کیا ہوتا ہے؟ عمدہ اور اچھا بہترین لباس پہننا، اور یہ شوق ان کا آخری دم تک قائم رہا۔ اور ان کی اس عادت یعنی خوش پوشی کی تعریف ہندوستان کے کئی واسراؤں نے بھی کی، یعنی وہ ان کی اس عادت سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اور ان کا قائد اعظم محمد علی جناح کا سب سے عظیم کارنامہ بچوں کیا تھا؟ جی بالکل، پاکستان کا قیام۔ اب بڑھتے ہیں اس کے سوالات کی جانب۔ سوال نمبر 1 ہے، قائد اعظم کس قسم کے انسان تھے؟ تو اس کا جواب ہے قائد اعظم نہایت ایماندار، باہمت، نڈر اور مستقل مزاج انسان تھے۔ ان کا دامن لالچ اور ہوس سے پاک تھا۔ وہ کسی جج یا ساتھی وکیل سے اپنی شان کے خلاف کوئی لفظ سننا پسند نہ کرتے تھے۔ وہ برے حالات میں بھی نہ گھبراتے تھے اور نہ ہی کبھی فریب سے کام لیتے۔ سوال نمبر 2 ہے، قائد اعظم کا سیاسی رویہ کس قسم کا تھا؟ اس کا جواب کچھ یوں بنتا ہے، ان کی سیاست صاف ستھری اور پاکیزہ تھی اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے توڑ پھوڑ اور قانون کے خلاف اقدامات کے سخت مخالف تھے۔ وہ جس بات کو درست سمجھتے تھے اس کے بارے میں کسی سے سمجھوتا نہ کرتے تھے اور نہ ہی مصلحت کوشی سے کام لیتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، قائد اعظم کا عظیم کارنامہ کون سا ہے؟ جی بچوں بالکل صحیح، انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائی اور مسلمانوں کے لیے آزاد وطن پاکستان حاصل کیا۔ قیام پاکستان قائد اعظم کا عظیم کارنامہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ہندوستان کے واسراؤں نے قائد اعظم کے کس وصف کی تعریف کی؟ اس کا جواب ہے، قائد اعظم کو خوش پوشی یعنی بہترین لباس پہننے کا بے حد شوق اور سلیقہ تھا جو آخری دم تک قائم رہا، اور اسی خوبی کی، اسی وصف کی تعریف ہندوستان کے کئی واسراؤں نے بھی کی۔ سوال نمبر 5 ہے، عبارت کا موضوع عنوان تحریر کریں۔ اس کا عنوان بنے گا قائد اعظم ایک عظیم شخصیت، اور اس کا عنوان یہ بھی بن سکتا ہے کہ قائد اعظم ایک عظیم سیاسی رہنما۔ اسٹوڈینٹس اب بڑھتے ہیں تفہیمی عبارت نمبر 15 کی جانب، جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 124 پر موجود ہے۔ بچوں اس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے، اور اردو شاعری میں وہ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور کیا چیز انہیں دیگر شعراء سے ممتاز کرتی ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، اور سیاست میں ان کی جو کوششیں ہیں مسلمانوں کے لیے، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے، اس کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اقبال کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ ایک باعمل شاعر تھے، یعنی علامہ محمد اقبال اردو شاعری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، اور ان کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ باعمل شاعر تھے، اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق یعنی بہترین اخلاق، اپنی ذات کی شناخت، خودی، فکر، درویشی اور مغربی تہذیب و ثقافت، طرز رہن سہن سے اکتاہٹ اور اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد بچوں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد میں اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے مطابق شرکت کی اور ان کے لیے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا۔ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے آپ یورپ بھی گئے، اور اس کے علاوہ اسلامی افکار اور فلسفے کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں جن میں دہلی، حیدرآباد، دکن، مدراس اور بنگلور وغیرہ شامل ہے، ان علاقوں کے دورے بھی کیے۔ اس کے بعد یہاں پر بتایا گیا ہے کہ 3 سال تک آپ مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑتے رہے، پھر اسلام کے نفاذ کے لیے ایک الگ خطۂ زمین کے حصول کی راہ بھی آپ نے ہموار کی۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور بھی علامہ محمد اقبال نے پیش کیا تھا، اور ان میں الگ وطن بحیثیت مسلمان قوم، ایک الگ وطن مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے، یہ سوچ بھی انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں میں پیدا کی۔ اب بڑھتے ہیں اس کے سوالات کی جانب۔ تو سوال نمبر 1 ہے، اس عبارت کا عنوان تحریر کریں۔ تو
اس میں ہم اس کا عنوان بنائیں گے اقبال کی سیاسی جدوجہد۔ سوال نمبر 2 ہے اقبال نے شعر کے ذریعے ہمیں کیا تلقین کی ہے؟ تو جواب ہے علامہ محمد اقبال نے شعر کے ذریعے اسلامی تعلیمات، حسن اخلاق، خودی فکر، درویشی اور مغرب سے بیزاری کی تلقین کی ہے اور اپنے عمل سے اس کا باقاعدہ ثبوت بھی دیا۔ انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آزادی اور تعمیر نو کا تازہ ولولہ عطا کیا۔ سوال نمبر 3 ہے اقبال نے اسلامی افکار کی اشاعت کے لیے کن علاقوں کا دورہ کیا؟ بچوں، علامہ اقبال نے اسلامی افکار اور فلسفے کی اشاعت کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں کے دورے کیے۔ ان علاقوں میں دہلی، حیدرآباد، دکن، مدراس اور بنگلور وغیرہ شامل ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اب آپ اپنی آج کی ڈائری نوٹ کر لیجئے۔ بچوں، آج کی ویڈیو میں پڑھائی جانے والی تفہیمی عبارات کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور ان سے متعلق سوالات زبانی یاد کر کے اپنے رف رجسٹر پر تحریری مشق بھی کرنی ہے۔ یہ بات بھی یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں کہ تفہیمی عبارات ایک سالڈ مارکس کی ایکٹیویٹی ہے، یعنی یہ کوئی بھی تفہیمی عبارت اگر آپ کو پیپر میں یا ٹیسٹ میں دی جائے تو اگر اس میں املا مسٹیک نہ ہو تو وہ آپ کو اس کے فل مارکس ملتے ہیں، یعنی مارکس ڈیڈکشن نہیں ہوتی۔ شرط کیا ہے کہ املا کی مسٹیک نہ ہو اور آپ نے جواب صحیح لکھا ہوا ہو۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ آج کی ڈائری بہت اچھی طرح سے تیار کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔